तो हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज की ये क्लास डीएलएड 4 सेमेस्टर के लिए है और शांति शिक्षा की हम ये स्पेशल क्लास आप लोगों के लिए बनाकर लाए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है, एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस है। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना यार, कंप्लीट देखना। बहुत मेहनत से बनाते हैं, आप लोग लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी आपके भले के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप देखिए, समझिए, चाहे तो नोट्स बना सकते हैं, चाहे तो इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग हम इस तरह से करेंगे कि व्यक्तित्व का निर्धारण। ठीक, हमारा पहला टॉपिक ये रहेगा कि व्यक्तित्व से रिलेटेड कई प्रश्न पूछे भी गए हैं और प्रश्न पूछे भी जाएंगे, है ना। तो भाई क्या करना है कि व्यक्तित्व के बारे में हमें बताना है। तो व्यक्तित्व क्या होता है, पर्सनालिटी क्या होती है, किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी या व्यक्तित्व कैसा होता है, ये तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आप देखते हैं तो व्यक्तित्व क्या है। व्यक्तित्व क्या है कि व्यक्ति के बाह्य तथा आंतरिक गुणों को प्रदर्शित करता है ना। व्यक्तित्व से ही पता चलता है। अगर किसी व्यक्ति का बर्ताव आप देखते हैं, ठीक है, बाह्य गुण या आंतरिक गुण, उसकी क्वालिटीज क्या है, तो ये सब व्यक्तित्व के अंतर्गत आते हैं। व्यक्तित्व क्या होता है कि कोई व्यक्ति अच्छा होता है, कोई व्यक्ति बहुत खराब होता है ना। तो हम अगर अच्छा चरित्र वाला व्यक्ति है तो हम ये बोलेंगे कि हाँ, इस व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा है। अगर किसी का अंदर बेकार क्वालिटी है, ठीक है, वो हमेशा दूसरों का बुरा चाहता है, उसके चरित्र अच्छा नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे कि उस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही खराब है। ठीक है ना। आप एक अच्छी पर्सनालिटी वाले इंसान बनेंगे या बुरी पर्सनालिटी वाले इंसान बनेंगे। चलिए आगे देखते हैं। व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व। ठीक है, व्यक्तित्व इसको निर्धारित कौन करता है, कौन कौन इसके तत्व हैं, इसको अच्छे से देखिए। शारीरिक तत्व पहला हमारा है कि शारीरिक तत्व। ठीक है, हमारी कोई भी व्यक्ति है उसकी पर्सनालिटी के बारे में हमें कैसे पता चलता है, उसके शरीर जो होता है, शारीरिक तत्व जो होती है बॉडी के, मतलब लंबाई चौड़ाई, है ना, नाक नक्शा उसका जैसा भी होता है, तो उससे भी, उसके चाल चलन से पता चल जाता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा। समझ रहे हो ना मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। मतलब किसी व्यक्ति के चाल चलन से ही पता चल जाता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। तो यहाँ पर इससे बोला गया है। तो वंशानुक्रम देखिए, है ना, किसी भी व्यक्ति की जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलता आ रहा है, ठीक है ना, वंशानुक्रम मतलब जिस तरह से ये कहा जा सकता है, जिस तरह से उसके माँ बाप होंगे, जिस तरह से उसके परिवार में लोग होंगे, जैसा वो वातावरण होगा उसके घर का, ठीक है, जैसा उनका व्यवहार होगा, व्यक्ति का कहीं ना कहीं उनसे कनेक्शन होता है। हम लोग वैसे बन जाते हैं जैसा हमारा परिवार होता है ना। तो ये भी वंशानुक्रम भी चला आता है। अगला तत्व क्या है, सामवेगिक तत्व है ना। सामवेगिक तत्व है, वातावरणीय तत्व है, फिर से वही बात आ गई, सब एक जैसे हैं, बिल्कुल समझने की आप कोशिश कीजिए। सामवेगिक तत्व भी है, वातावरणीय तत्व है। हम जैसे व्यक्ति, अच्छा एक बात बताइए, आप लोग हैं, आप लोग अगर अच्छे वातावरण में रहेंगे, ठीक है, आपके सोसाइटी जो है, आपका समाज जो है, ठीक है ना, आपके चारों तरफ जो है वो वातावरण है, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो आप अच्छा व्यक्तित्व तैयार करेंगे, ठीक है ना। अगर आप लोग बुरे लोगों के साथ रहेंगे, गंदी आदतें जिनकी हैं उनके साथ रहेंगे, तो क्या होगा भाई, है ना, आपकी जो पर्सनैलिटी वो खराब हो जाएगी, आपका व्यक्तित्व खराब हो जाएगा, आप बुरे बन जाएंगे, आप गलत हो जाएंगे। तो वातावरण जो है कहीं ना कहीं हमें बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित करता है और वातावरण ही निर्धारित करता है कि हमारा व्यक्तित्व कैसा होगा। चलिए आगे देखते हैं। लिंग तत्व। लिंग तत्व का मतलब यह है कि उससे पता चल जाता है कि व्यक्तित्व कैसा है। लिंग मतलब मेल फीमेल वगैरह, है ना। तो विभिन्न धर्मों में अलग अलग संस्कृति होती है, सबके अलग अलग कर्म होते हैं, धर्म होते हैं। तो सांस्कृतिक का मतलब यह है आपका जो कैसा कल्चर है, आप कल्चर के हिसाब से बन जाएंगे, है ना। आप अगर किसी भी धर्म से हैं, अलग समुदाय से हैं, तो आपका व्यक्तित्व बिल्कुल उसी तरह से हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात। चलिए, अगर समझ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर दीजिए। अगला है हमारा भैया मानसिक तत्व, 7वां नंबर, मानसिक तत्व। मानसिक तत्व मतलब मेंटेलिटी जो है हमारा, वो बताता है कि हम कैसे हैं, है ना। तो अगला है सामाजिकरण। आप समाज में किस तरह से लोगों के साथ पेश आते हैं, आप समाज में लोगों के साथ अंतःक्रिया कर सकते हैं नहीं, आप समाज में लोगों के सामने अपने विचार रख सकते हैं, दूसरों को अच्छी राय सलाह दे सकते हैं। तो ये भी आपका सामाजिकरण बताता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। अगर आप अच्छे व्यक्तित्व वाले होंगे तो आप समाज के सामने बोल सकते हैं, समाज को समझा सकते हैं, समाज की समझ सकते हैं,
तो वो सामाजिकरण हो गया। अगर समाज के साथ अंतःक्रिया करोगे सामाजिकरण हो गया, और सामाजिकरण के द्वारा ही पता चलेगा व्यक्तित्व कैसा है। चलिए, बिना किसी देरी के मनोवैज्ञानिक कारक भी इसमें शामिल हैं जो कि हमारे व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। कौन कौन से कारक हैं आइए देखते हैं। अभिप्रेरणा हो गया, मोटिवेशन, ठीक है ना। किसी भी आप देख लीजिए, आप बहुत से लोग किसी ना किसी से अभिप्रेरित होते हैं, मोटिवेशन मिलता है हमें किसी ना किसी से, ठीक है। तो हम बिल्कुल उसी इंसान की तरह बन जाते हैं। अगर हम महात्मा गांधी को अपना मानते हैं आदर्श, ठीक, अब उनसे अभिप्रेरित हैं, तो हम क्या होंगे, अहिंसावादी बन जाएंगे। चरित्र, आपका चरित्र, बिल्कुल सही बात है। मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर आपका चरित्र अच्छा है तो आप अच्छे चरित्र वाले व्यक्तित्व होंगे। अगर आपका चरित्र ही खराब है, आप दूसरे लोगों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं, दूसरों की सेवा नहीं करते हैं, दूसरों का आदर सम्मान नहीं करते हैं, तो आपका चरित्र बहुत ही खराब है। कहते हैं ना कि वो एक बात कही गई है, एक गांव में कहते हैं कि चरित्र गो भैया तो सब चलो, है ना। मतलब बिना चरित्र का जो व्यक्ति होता है वो मृत व्यक्ति के समान होता है, मरा हुआ समझ लो उसको। इसलिए कुछ भी खत्म हो जाए लेकिन अपना कैरेक्टर हमेशा अच्छा रखना, कैरेक्टर नहीं तो जीवन नहीं। अगला पॉइंट हमारा है बौद्धिक क्षमताएं। बौद्धिक क्षमताएं अलग अलग होती हैं सबकी, हर इंसान का दिमाग अलग अलग होता है। किसी का बहुत तेज दिमाग है तो वो बहुत अच्छा व्यक्तित्व वाला, उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी, वो अच्छे कपड़े पहनेगा, लोगों से अच्छे बात करेगा, ठीक है ना, लोगों के साथ अच्छे से मिलजुल कर रहेगा, अपनी एक अलग क्वालिटी पेश करता है, पर्सनालिटी, ठीक है। और जिनकी बौद्धिक क्षमता बहुत कम होती है, आईक्यू लेवल बहुत कम होता है, जिनके सोचने समझने का नजरिया एकदम बहुत लो होता है ना। बहुत से लोग लड़के लड़कियों में बहुत अंतर करते हैं, ठीक है ना। लड़कियों को अभी भी पढ़ने नहीं देते, कुछ लोग ऐसे हैं, ऐसी मानसिकता वाले, तो उनकी बौद्धिक क्षमता बहुत कम है। उससे पता चलता है उनकी पर्सनालिटी कैसी है, उनका व्यक्तित्व कैसा है। चलिए, ये तो एकदम CDP की तरह हो गया। रुचियाँ हमें ये बताती हैं कि हमारा व्यक्तित्व कैसा है। रुचियाँ भी निर्धारित करती हैं, है ना, हम किस चीज़ में ज़्यादा रुचि लेते हैं, किस में नहीं लेते हैं, ये भी हमारे व्यक्तित्व को दर्शाता है। आगे चलते हैं, अभिवृत्तियाँ, ये भी व्यक्तित्व को दर्शाती हैं। आगे देखते हैं, अच्छे नोट्स अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसमें से आपका 2-4 नंबर का 100% फंसेगा, लिख कर ले लीजिए, है ना। क्या पता यही सब आ जाए। तो प्लीज़ शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर दियो भैया। चलिए, शांति कौशल की बात करते हैं। यार, इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, आप लोग लाइक शेयर कमेंट नहीं करते, इसलिए मन नहीं करता बनाने का। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, अभी तो बहुत आगे जाना है। तो शांति कौशल क्या है? समाज में व्याप्त कलह, संघर्ष आदि को समाप्त करने हेतु शांति शिक्षा का सहारा लिया जाता है ना। शांति शिक्षा का सहारा, आपका बुक ही है, बुक का नाम ही है शांति शिक्षा। शांति शिक्षा का मतलब क्या है कि समाज में शांतिमय वातावरण, माहौल उत्पन्न हो, समाज सब शांति व्यवस्था बनी रहे। तो समाज में जो व्याप्त कलह है, संघर्ष है, उन समूह को समाप्त करने के लिए शांति शिक्षा की आवश्यकता होती है, शांति शिक्षा का सहारा लिया जाता है। आगे अगला लिखा है हमारा, शांति कौशल वह कौशल है जो समाज के विकास में ही नहीं अपितु राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में सहायक होते हैं। बिल्कुल सही बात। शांति कौशल वह सभी कौशल होते हैं, ठीक है ना, वो कौशल जो आपके राष्ट्र को भी विकसित करता है, आपका भी विकास करता है, जो समाज का विकास करता है, वो हमारा होता है शांति कौशल। शांति कौशल क्या करते हैं, पॉइंट नोट कर लीजिए। शांति कौशल से क्या होता है, व्यक्ति का विकास होता है। शांति कौशल से क्या होता है, समाज का विकास होता है। शांति कौशल से क्या होता है, हम अपने राष्ट्र का सर्वांगीण विकास करते हैं, मतलब सबका विकास होता है शांति कौशल से। अगला देखिए, शांति कौशल में विश्वसनीयता, मानवता और वैधता, इनका समावेश होता है ना। शांति कौशल में विश्वसनीयता, मानवता, वैधता का समावेश होता है। अच्छा, शांति कौशल के प्रमुख आधार क्या हैं, इनको देख लीजिए अच्छे से। शांति कौशल के प्रमुख आधार क्या हैं? ठीक है, शांति कौशल के जो प्रमुख आधार हैं वो क्या है? सामाजिक मूल्य है, नैतिकता है, सद्भावना है, सृजनात्मकता है, यानी कि क्रिएटिविटी जिसको बोलते हैं, कुशलता है ना। तो ये जो है वो शांति कौशल के प्रमुख आधार हैं। अब शांति कौशल की हमसे विशेषताएं पूछ लेता है, तो विशेषताओं में आपको क्या लिखना है? विशेषताओं में ज़्यादा कुछ नहीं, 4-5 लिख दीजिए, बहुत है। अनुभवों का समावेश, वैधता का समावेश, विश्वसनीयता, तार्किक चिंतन, विश्लेषण, संश्लेषण का समावेश, बस ये इसकी विशेषताएं हैं शांति कौशल की। शांति कौशल क्या है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आ चुका है, कई बार आने के चांसेस हैं इसके पूरे के पूरे।
तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो को अच्छे से देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए प्लीज़। जितने भी जान पहचान में लोग हैं सबके पास वीडियो भेजिए। हिंसा है ना, हिंसा का अर्थ क्या होता है? हिंसा कई बार पूछा गया, 1 नंबर में भी आता है, 2 नंबर में भी आता है। हिंसा का अर्थ क्या है? किसी को पीड़ा देना हिंसा होती है। हिंसा का अगर अर्थ पूछ ले तो 1 नंबर में भी ऑब्जेक्टिव में यही लिखना है, किसी को पीड़ा देना, किसी को दुख देना, किसी को तकलीफ देना, किसी के लिए मुसीबत बन जाना, ठीक है ना, तो यही हिंसा होती है। किसी दूसरे व्यक्ति को शारीरिक व मानसिक रूप से क्षति पहुंचाना हिंसा है। समझ रहे हैं आप लोग? हिंसा का मतलब क्या है? गांधी जी ने किसका पाठ पढ़ाया है? अहिंसा का। अहिंसा का मतलब है लड़ाई झगड़ा ना करना, दूसरों के बारे में बुरा ना सोचना, ठीक। और हिंसा का मतलब क्या होता है? किसी को पीड़ा देना, आप या मैं, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को, अगर मान लीजिए आप हैं, आप किसी को उसको मानसिक रूप से या फिर शारीरिक रूप से अगर आप क्षति पहुंचाते हैं, ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि अगर आप किसी को गालियां देते हैं, आप किसी को धक्का मुक्की करते हैं, आप किसी के लात मार देते हैं, घूंसा मार देते हैं, आप किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो वो हिंसा में आता है। वो हिंसा होती है, किसी को दुख देना, तकलीफ देना, ठीक है ना, किसी को परेशान करना, वो हिंसा होती है। अच्छा, हिंसा से होता क्या है? हिंसा का प्रभाव क्या है? पहला, मानसिक अशांति, है ना। मानसिक अशांति यानी कि दिमाग एकदम साला ठनक जाता है ना, दिमाग की ऐसी की तैसी हो जाती है, दही बन जाता है दिमाग की, मानसिक अशांति हो जाती है। आप मतलब दिमाग एकदम उथल पुथल मच जाती है कि यार क्या हो गया। मतलब अगर किसी, एक बात बताइए, आपके परिवार में, आपके आस पड़ोस में आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है आपके परिवार की, तो क्या होता है? आपका दिमाग एकदम डिप्रेस्ड हो जाता है, आप समझ नहीं आता आप क्या करें क्या ना करें, आपको नींद भी नहीं आती सही से, ठीक। और दूसरा क्या होगा भैया? धन की हानि होगी। अगर आप किसी से लड़ाई झगड़ा करोगे, उसने आपको ऊपर पुलिस केस कर दिया, रिपोर्ट FIR लिखवा दी, तो आपके लेने के देने पड़ गए, है ना, तो मतलब धन की हानि हो गई। पैसे तो जाएंगे, पुलिस तो वैसे ही पैसे लेगी, इधर से भी उधर से भी, तो धन की हानि होती है भाई साहब। विनाश का वातावरण उत्पन्न हो जाता है ना। किसी से लड़ाई झगड़ा करोगे, किसी का बुरा सोचोगे, उसको पता चल गया कि आपने मेरे लिए इतना बुरा सोचा, आपने मेरे लिए इतना बुरा किया, ठीक है ना, आप हमसे लड़ने, तो वो छोड़ेगा थोड़ी, उल्टा आपके ऊपर हावी होगा। तो क्या होगा? उससे विनाश होता है। हिंसा से क्या हुआ है? विनाश ही तो हुआ है, और कुछ होता ही नहीं, तो विनाश का वातावरण उत्पन्न होगा, जीवन का विनाश हो जाएगा भैया। तुमने उसको मारा, उसने तुमको मारा, बात खत्म, फिल्म खत्म हो गई, ठीक है। तो जीवन का भी विनाश हो सकता है। आगे देखिए, सामाजिक असंतुलन उत्पन्न होता है ना, समाज में इसका गलत प्रभाव पड़ता है। आपके घर में अगर लड़ाई हो तो आपके चार जो आस पड़ोस वाले हैं वो भी मतलब परेशान होने लगते हैं, तो वो सामाजिक असंतुलन हो जाता है। लोग आपसे दूर रहने लगेंगे, आपसे बात नहीं करेंगे। अगर आप अच्छे इंसान होंगे तभी आपसे बात करेंगे, समझ रहे? इसलिए हिंसा छोड़ देना। अच्छा, हिंसा के प्रकार कितने होते हैं ये भी पूछ लेता है। एक तो मौखिक हिंसा हो गई, है ना। मौखिक हिंसा 1 नंबर में लिखा है। मौखिक हिंसा का मतलब क्या होता है? मैंने अभी बोला था, गालियां देना, है ना। मौखिक हिंसा का मतलब होता है गालियां देना। अब शारीरिक हिंसा का मतलब क्या होता है? किसी को लात मार देना, मुक्का, ठीक है ना, लात मुक्का मार देना, किसी से हाथापाई करना, ये शारीरिक हिंसा के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। एक क्या है? लोकप्रिय संस्कृति में अश्लीलता। अब एक बात बताइए, कहीं पर किसी का कल्चर अच्छा है, कहीं प्रोग्राम हो रहा है ना, और वहाँ पर जाके कोई अश्लीलता फैलाए तो क्या होगा? हिंसा उत्पन्न होगी, हिंसा हो जाती है। तो हिंसा का कारण अगर पूछ लेता है, हिंसा का कारण क्या है, इतना तो समझ गए होंगे आप लोग। अभी पूरा डिटेल में समझा दिया है, समझाने की ज़रूरत नहीं ज़्यादा। चलिए, परिवार और आस पड़ोस का खराब वातावरण क्या होता है कि हिंसा का कारण बन जाता है। अगर आपके परिवार में अशिक्षित लोग हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अशिक्षित सभी लोग अशिक्षित बेकार होते हैं, जड़बुद्धि होते हैं ना, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समझदार लोग होते हैं, वो अच्छे होते हैं। और जो समझदार, अगर 4 लोग समझदार हैं, एक बिना समझदार है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो गंदी आदत है उसके अंदर, ठीक है, उसका दिमाग सनका हुआ है, तो वो क्या करेगा? खराब वातावरण उत्पन्न कर देगा, और जिससे क्या होगा कि हिंसा हो जाएगी। अज्ञानता आ गया ना पॉइंट वही, जहाँ शिक्षा नहीं होती, जो इंसान शिक्षित नहीं है वो एकदम जानवर के समान होता है। ऐसा कहीं पढ़ा था मैंने, मतलब जो इंसान शिक्षित नहीं वो जानवर के समान है। और विज्ञापन, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर में आप लोग बहुत से एड्स ऐसे देखते होंगे, खून खच्चर वाले, है ना, मारपीट वाले, तो उससे हिंसा भड़क सकती है। अगला देखिए, मानवाधिकार की अगर हम बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको लिख लीजिए एक बार में, ठीक है। फिलहाल तो जितने भी मैंने छांट कर लिखे हैं आपके इम्पोर्टेंट हैं, आप लोग अगर समझ रहे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर
मुझे पता है ये भी वीडियो बहुत कम लोग देखेंगे, अगर पूरी देख ली, आप लोग यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो प्लीज़ बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, लाइक किए मत जाना, शेयर कमेंट तो ज़रूर करना है। टेलीग्राम चैनल हमारा है @शिवान सर नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग उससे जुड़ जाना, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिससे क्या होगा, आपको वीडियो कब आएगी ये पता चल जाएगा, और कोई न्यूज़ आती है तो भी पता चल जाता है। अब मानवाधिकार की अगर हम बात करें तो वह अधिकार जो हैं जन्म के साथ व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो उसको कुछ अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, तो वो मानवाधिकार कहलाते हैं। मानवाधिकार में क्या है कि समानता का अधिकार है, ठीक, और प्राण एवं दैहिक रक्षा का अधिकार है ना। ये हमें हमारे खुद के अधिकार हैं। समानता का अधिकार, सबको एक समान समझो, सब एक समान है। प्राण अपने शरीर की रक्षा अपनी खुद कर सकते हैं, अपनी रक्षा का अधिकार है हमें। हमें भाषा का अधिकार है, हम कौन सी भी भाषा बोले, किसी का कोई प्रेशर नहीं, कुछ भी बोल सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, जो भी चाहें वो बोल सकते हो। जीवन जीने का अधिकार होता है हमें, स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने का अधिकार। हम जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं, ठीक है। आपको किसी से परमिशन लेनी पड़ती है, CM PM से नहीं, आप लोग जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हो। अगला टॉपिक हमारा है लोकतंत्र, है ना। लोकतंत्र, लोकतंत्र क्या होता है कि जनता का स्थान सर्वोपरि होता है लोकतंत्र में। और इस शासन प्रणाली में क्या होता है कि जनता का शासन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि जनता द्वारा जनता के लिए शासन होता है। ये कहा था हमारे अब्राहम लिंकन ने, एक बार कहा था, है ना। अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था? अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए होता है ना। तो जनता, पब्लिक जो है वो सबसे टॉप पर है, सर्वोपरि है। अब इसकी आवश्यकता क्या होती है ये भी देख लीजिए। आवश्यकता क्या होती है इसकी, सेट कर लेते हैं थोड़ा, हाँ चलिए। लोकतंत्र की आवश्यकता जन कल्याण की भावना के लिए, जनता का नैतिक विकास करने के लिए, क्रांति से सुरक्षा के लिए, विश्व शांति समर्थन में, देशभक्ति की भावना का विकास करने के लिए लोकतंत्र शासन प्रणाली की आवश्यकता होती है। अच्छा, राष्ट्रीय, ये भी इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, एक नंबर में पूछा जाता है क्या कि राष्ट्रीय एकता में बाधाएं क्या हैं, ठीक है। राष्ट्रीय एकता में कौन कौन सी बाधाएं होती हैं, या राष्ट्रीय एकता में बाधाओं वाले तब तो कुछ भी पूछ सकता है किसी भी तरह से। तो राष्ट्रीय एकता में अगर बाधाएं आपसे क्वेश्चन में है तो नंबर 1 पे आती है जातिवाद, है ना। जो हमारी नेशनल, अपना जो भारत देश है, अपना जो इंडिया है, इसमें विभिन्न प्रांत हैं, बहुत राज्य हैं, है नहीं, और सभी धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग रहते हैं। विभिन्न जातियां हैं, कोई पंडित है, कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वर्मा, लोहार वगैरह, कुछ भी है, बहुत सी जातियां हैं, बहुत से धर्म हैं, लेकिन सब लोग सब एक हैं, सब में यूनिटी है, सब में एकता है। तो वही हमारी राष्ट्रीय एकता होती है ना। हमारे राष्ट्र में विभिन्न प्रकार के धर्म, जाति, समुदाय के लोग हैं, फिर भी उनमें एकता है, यही हमारी राष्ट्रीय एकता है। और जातिवाद क्या करता है, देखो, अब जब इतने सारे धर्म समुदाय हैं तो वहाँ जातियाँ भी होंगी, तो हर जाति वाला इंसान समझता है कि मैं सबसे ऊपर हूँ, समझ रहे ना। तो ये हमारी यूनिटी जो होती है ना, उसको तोड़ता है ना। मुस्लिम समझता है कि मैं ऊपर, हिंदू समझता है कि हम ऊपर हैं, और उसमें भी जातियाँ होती हैं। ये तो धर्म समुदाय, उनमें भी जाति होती है। ब्राह्मण कहता मैं ऊपर हूँ, क्षत्रिय कहता मैं ऊपर हूँ, मैं सबसे ऊपर हूँ, मैं नंबर 1 हूँ। तो सभी जाति वाले, विभिन्न जातियों के लोग अपने आप को, अपनी जाति को प्राथमिकता देते हैं, वो समझते हैं कि हम सबसे ऊपर है, इसलिए राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न होती है। प्रांतीयता, है ना, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, हर जगह है, बहुत से अपने राज्य ऐसे हैं, विभिन्न प्रांतों में बटा हुआ है हमारा देश। तो वो सब अपने प्रांत को ऊंचा समझते हैं, दूसरे को नीचा। बिहार वाले उत्तर प्रदेश को नीचा, उत्तर प्रदेश वाले बिहार को नीचा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो इससे क्या होती है, राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न होती है। भाषावाद, बहुत से लोग अपनी भाषा को, मल्टीपल लैंग्वेज हैं हमारे यहाँ, हज़ारों भाषाएं हैं, हज़ारों बोलियाँ बोली जाती हैं। तो उससे क्या होता है, कोई पूर्वी भाषा बोलता है, कोई पश्चिमी भाषा बोलता है, कोई बंगाली बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो वो समझते हैं कि मेरी भाषा जो है वो सबसे ऊपर है। तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं भेदभाव उत्पन्न होता है, जिससे कि राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न हो जाती है। सांप्रदायिकता, ये धर्म, ठीक है, धर्म जाति से संबंधित होती है, वो अपने धर्म को ऊंचा, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर सांप्रदायिकता उत्पन्न हो जाती है। सांप्रदायिकता क्या है, भेदभाव, ऊंच नीच, इसकी वजह से सांप्रदायिकता उत्पन्न होती है।
राजनीतिक दल, बहुत से राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जो क्या करती हैं, आपस में एक दूसरे को लड़ा देती हैं और अपना राजनीतिक दल ऊपर उठाती हैं वोट लेने के नाम पर। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। इन सब से क्या होता है, राष्ट्रीयता में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। तो अगला क्या है, ये देखिए हमारा ये पहला पेज था लेकिन लास्ट में आ गया। चलिए कोई बात नहीं, ये पहला चैप्टर पहला पेज था। चलिए अब देख लेते हैं। शांति शिक्षा, मेन तो रह ही गया था। शांति शिक्षा क्या है? शांति शिक्षा वह है जो समाज में शांतिमय व्यवस्था बनाए रखने में सहायक है। मतलब शांति शिक्षा क्या करती है, समाज में शांतिमय वातावरण उत्पन्न करती है। और शांति शिक्षा शांत वातावरण में ही प्राप्त की जा सकती है और शांति शिक्षा के द्वारा ही सभी लोग खुश रह सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं, है ना। एक दूसरे की भावना का आदर करेंगे शांति शिक्षा के द्वारा। चलिए, शांति शिक्षा की आवश्यकता क्या है? शांति शिक्षा जो होती है ना, एक भेदभाव रहित शिक्षा होती है, एकदम शांत वातावरण उत्पन्न कर देती है। तो शांति शिक्षा की आवश्यकता क्या है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है चारित्रिक विकास के लिए, है ना। व्यक्ति का जो चारित्रिक विकास है उसका लिए शांति शिक्षा की आवश्यकता है। सामाजिक गुणों के विकास हेतु और आदर्शवादी गुणों के विकास हेतु, व्यक्ति में आदर्श उत्पन्न हो, अच्छे आदर्श वाला व्यक्ति बने। नैतिक गुणों के विकास हेतु, मतलब व्यक्ति में नैतिकता का विकास हो। प्राकृतिक प्रेम हेतु, अगर शांति शिक्षा का मतलब ही यही है, इसकी आवश्यकता इसीलिए है। अगर शांति शिक्षा व्यक्ति को प्राप्त नहीं होगी, समाज में नहीं होगी, तो आप ये सब नहीं कर सकते। अंतर्राष्ट्रीय शांति हेतु, इंटरनेशनल, ठीक है, पीस के लिए। और अगला है हमारा 7 नंबर पर, जीवन कौशलों के विकास हेतु, सामाजिक न्याय के विकास हेतु, सामाजिक एकता हेतु शांति शिक्षा की आवश्यकता है। यानी कि शांति शिक्षा चाहिए, उसके बाद ही ये सब चीज़ें संभव हो सकती हैं। अगर शांति शिक्षा नहीं है तो फिर ये सब चीज़ें संभव नहीं है। सामाजिक एकता होगी, सामाजिक न्याय के विकास में आवश्यकता होगी इसकी, ठीक है ना। और प्राकृतिक प्रेम हेतु, नैतिक गुणों के विकास हेतु, आदर्शवादी गुणों के विकास हेतु, चारित्रिक विकास हेतु, ठीक है ना, कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए, और सामाजिक गुणों के विकास हेतु शांति शिक्षा की आवश्यकता होती है। चलिए हो गया ये नोट्स। अगर वीडियो आपने कंप्लीट देख ली तो आपको क्या करना है, आपको जाना है हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का नाम हमारा है @ लिखेंगे आप लोग, SHIVANSH, यहाँ पर अंडरस्क्वायर और SIR, ठीक है, SIR सर, शिवांश सर नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो कब आएगी आपको पता चल जाएगा, पहले ही बता देते हैं। और कोई भी न्यूज़ आती है आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड या डीएलएड से रिलेटेड तो प्लीज़ आपको वहीं पर मिल जाएगी देखने को, एक बार ज्वाइन तो करो। और इंस्टाग्राम पर भी हमारी आईडी यही है, शिवांश सर नाम से। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है ना तो इसको लाइक जरूर कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, और कमेंट करना ना भूलना, फीडबैक देंगे, उसी हिसाब से हम आपको अच्छे से पढ़ा सकेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अच्छे से। आप नए हैं चैनल पर तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।